जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेमीकंडक्टर के एमसीक्यूज, जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड के जो 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो मैंने इस वीडियो में आपके सारे सीबीएसई के पीवाईक्यूज भी कवर अप करे हैं और आपके अपकमिंग क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकते हैं वो भी हमने यहां पर कवर अप करे हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के प्यारे विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बस उसको बूस्टअप और ब्रशअप की पॉलिशिंग का काम जो है वो आप यहां से देखकर कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि सेमीकंडक्टर की लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी वो हमने कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बात करी थी। आज मैं आपसे बात करूंगा इसके एमसीक्यूज की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है डेप्लीशन लेयर का। बिल्कुल मेरे बच्चे, इसका क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चलिए फिर आते हैं, बात क्या कहता है कि सर हमारे सामने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द डेप्लीशन लेयर इज लार्ज बिकॉज, ये कह रहा है कि जो हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते थे, याद करिएगा पीएन जंक्शन डायोड हम कुछ इस तरीके से बनाते थे। सर पी में क्या होते थे, याद करिएगा भैया, पी में मेजॉरिटी चार्ज क्या होते थे, होल्स होते थे। और एन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते थे, एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते थे, हमारे सामने इलेक्ट्रॉन्स होते थे। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है क्या? अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूंगा तो एन का साइज थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकूं, चार्ज को कलेक्ट कर सकूं और करंट में कंट्रीब्यूशन में ज्यादा हेल्प कर सकूं। अगर पी में होल्स नहीं होते क्या, पी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्या? सर होते हैं, पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। एन में होल्स नहीं होते हैं क्या? होते तो हैं सर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, कुछ इस तरीके से। अब होता क्या है, अब जैसे ही आप इसके अक्रॉस क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो क्या होता है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनेंगे। होता क्या है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले की कहानी क्या थी कि सर हमारे सामने यहां पर कंसंट्रेशन कैसा रहता है, हाई कंसंट्रेशन से कहां लो करते हैं, मूव करने पड़ते हैं, हमारे सामने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। जब हमारे सामने होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो करते हैं, तो इनके डिफ्यूजन से जो करंट निकल कर आती है उसी करंट को हम डिफ्यूजन करंट के नाम से जानते थे। अब बात आती है कि सर जैसे ही आप यहां पर क्या करते हैं, जब यहां पर कुछ इस तरीके से क्या होगा, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। तो यहां पर होता क्या है, एन में जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और यहां पर होल्स इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेप्ट हो रहा है तो यहां पर क्या आएगा मेरे बच्चे, नेगेटिव। तो जो ये आपकी जस्ट लाइक सैंडविच स्ट्रक्चर जो बनता है, इसमें जो बीच वाला पार्ट होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे, डेप्लीशन लेयर के नाम से जानते हैं। अब ये डेप्लीशन लेयर जो होती है, इसकी अगर मैं विड्थ की बात करूंगा तो करस्पॉन्डिंगली 1 माइक्रोमीटर या आप कह सकते हैं 10⁻⁻⁶ ऑर्डर की होती है। इस हमारे सामने डेप्लीशन लेयर के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल मौजूद नहीं होता है। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, हमारे सामने इमोबाइल्स आयंस होते हैं जो आपके करंट में हेल्प नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे सामने अगर आयंस होंगे वो आपके स्टेट फ्रीली, मतलब ये आपके रेस्ट स्टेट में होंगे, रुके हुए स्टेट में होंगे, तो कोई करंट को यहां पर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द डेप्लीशन लेयर जो होता है वो लार्ज होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसका अपोज करता है, मतलब इट हैज अ नो चार्ज कैरियर। बाकी की कहानी हम आगे बात करेंगे कि सर इसके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, इसके अंदर इमोबाइल्स आयंस जिसे हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बिल्कुल बात क्लियर है, बट इट डज नॉट शो एनी नेगेटिव चार्ज ऑन इट। मतलब क्या है कि सर एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है कि सर ये हमारे सामने कोई भी नेगेटिव चार्ज को शो नहीं करता है।
तो अगर आप देखेंगे तो फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस यहां पर एज अ क्या करता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट की तरह काम करता है और इस पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता था, याद करिएगा मैंने आपको कहा था ये आपका कहां पर लाई करता था, डोनर एनर्जी लेवल पर लाई करता था, इसको जरा सी एनर्जी देनी पड़ती थी और ये आपका करंट में कंट्रीब्यूशन करता था। पर होता क्या है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहां पर होता क्या है, यहां पर एक होल जनरेट हो जाता है जो कि एक वर्चुअल चार्ज की तरह बिहेव करता है, वर्चुअल चार्ज की तरह बिहेव करता है और कैसे नेचर का होता है मेरे बच्चे, पॉजिटिव नेचर का होता है, उतने ही अमाउंट का होता है, उतने ही मास का होता है। तो मतलब इसका मतलब यह है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, करंट में हेल्प करेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक ऑटोमेटिकली यहां पर वर्चुअल चार्ज जनरेट होगा जिसको हम किस नाम से जानेंगे, होल्स के नाम से जानते हैं। बोलो बात क्लियर, यस और नो? यानी कि इसका मतलब यह है कि सर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा रहता है मेरे बच्चे, न्यूट्रल रहता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चे, डेल्टा ऑप्शन यहां पर सही होता है। आगे बढ़े भैया, यानी कि अब इधर देख सकते हैं, तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अप्लाइड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर। बहुत बढ़िया सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंस। मतलब क्या चीज इसमें सही तरीके से डिफाइन करती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे भैया। मैंने आपसे कहा कि सर जो हमारे सामने जो लोअर एनर्जी बैंड होता था उसको हम किस नाम से जानते थे, याद करिएगा भैया, हम उसको बोलते थे वैलेंस बैंड। और जो आपके सामने हायर एनर्जी बैंड होता था उसको हम किस नाम से जानते थे भैया, कंडक्शन बैंड के नाम से जानते थे। और इनके बीच का जो गैप होता था उसको हम क्या बोलते थे, एनर्जी गैप बोलते थे। अब आपको बताया, अगर 0 केल्विन की अगर आपसे बात करूंगा तो हमारे सामने क्या होते हैं, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पार्शियली फिल्ड भी हो सकते हैं और फुली फिल्ड भी हो सकते हैं। अगर मैं आपसे यहां पर बात करेंगे भैया, जैसे ही मैंने यहां पर क्या करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस लगाता हूं तो क्या होता है, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन टाप के कहां पर जाता है भैया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका लोअर एनर्जी से कहां पर जाना चाहेगा मेरे बच्चे, हायर एनर्जी की तरफ। और जो होल्स होंगे वो कहां पर आएंगे भैया, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आएंगे। मैं एक सिंगल एटम की यहां पर बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यानी कि सर होता क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड। बिल्कुल बात क्लियर है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी नहीं मूव करेंगे। होल्स मूव इन द वैलेंस बैंड फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। सर ये स्टेटमेंट भी गलत है। कहां से कहां मूव करते हैं होल्स, से हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ये भी क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम भी पूछा गया था, उससे लास्ट टाइम भी पूछा गया था, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि सर मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमेशा कैसा रहता है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। मतलब क्या है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो ni के होल स्क्वायर के बराबर होता है, जिसे हम नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की डेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब यहां पर बात आती है, सिलिकॉन की बात कर रहा है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होते थे, याद करिएगा, हमारे सामने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते थे, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते थे। ये बात सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब आपसे क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन of equal electron and concentration of this find by doping the indium। मतलब यहां पर मैंने कौन सी वैलेंट इंप्योरिटी मिलाई है, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी यहां पर मैंने ऐड कर दी। अगर मैंने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी है तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन में होल्स जो है वो कितने इंक्रीज हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है भैया, यानी कि Ne मल्टीप्लाई बाय, पहले क्या था हमारे सामने, जब NeNH के बराबर था तो Ni का होल स्क्वायर तो यहां पर कांस्टेंट रहेगा।
अरे बात क्लियर है, यस और नो मेरे बच्चे? यानी कि NH पहले कितना था भाई? आप बोलेंगे सर 1.5 इंटू 10⁻16 था। बात समझ में आती है, यस और नो? यानी कि इसको मैं अगर 2 बार रिपीट करूंगा, होल्स कितना हो गया है जब मैंने ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को मिलाया है? 4.5 इंटू 10⁻22 दैट इज इक्वल टू Ni का होल स्क्वायर। यहां पर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? 2 बार लेना पड़ेगा। 2 बार यानी कि इसका जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा? Ni स्क्वायर मिल जाएगा। तो यानी कि जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 पॉइंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 10 टू की पावर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 32। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या कह रहा है कि सर 45 से कितने टाइम्स जाएगा भैया? 0.5 टाइम। 22 है तो ये कितना बच्चा बच्चे? 10 टू की पावर 10 बच गया। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं इसको यहां पर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू की पावर 9। बोलो बात समझ में आती है, यस और नो? यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होता है? ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? सर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बात तो क्लियर है भाई, टेम्परेचर के बढ़ाने पर हमारे सामने सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। बट अगर होता क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे, यहां पर जो हमने लिखवाया था एक, अगर आपने ओम्स लॉ में अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसके बेसिस पर आप समझना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है भैया, क्योंकि यहां पर ऑप्शन रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। जो रेजिस्टेंस निकल कर आता था, याद करिएगा कितना आता था? 2ml/ne² A इंटू टाउ के बराबर, जिसको हम क्या लिखते थे मेरे बच्चे? ρl/A लिखते थे। रो यहां पर क्या होती थी? रेजिस्टिविटी। एल क्या होता था यहां पर? लेंथ। और ए होती थी एरिया। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो होता क्या है, यहां पर ए एरिया है, टाउ को हम बोलते हैं मेरे बच्चे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं भैया? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो हमारे सामने कोलिजन का जो टाइम होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं मेरे बच्चे, एन क्या है यहां पर? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिए यहां पर डिफाइंड होते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या मेरे बच्चे? जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि सर जो इलेक्ट्रॉन पहले 1 सेकंड के अंदर एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे? 0.5 सेकंड के अंदर ही कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि टाउ का मान क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अरे बात क्लियर है, यस और नो? इसके बाद अगर आप देखेंगे कि सर जो हमारे सामने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या हो जाएंगे हमारे सामने, जब होगा क्या? जो बॉन्ड्स होंगे वो टूटना स्टार्ट कर देंगे। टूटना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर के बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। तो एन के बढ़ाने पर तो रेजिस्टेंस घट रहा है, टाउ के घटाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। अब आपके मन में बात आई कि सर मैं यहां पर टेम्परेचर के बढ़ाने पर कौन सा इफेक्ट कंसीडर करूं? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस हो जाती है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, बट इफेक्ट ऑफ इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन द इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी। यानी कि सर हमारे सामने अगर रेजिस्टेंस आपका कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट का मान ज्यादा होगा। टेम्परेचर के बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके लिए थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का मान भी क्या होता है मेरे बच्चे? नेगेटिव होता है। अगर आपने याद करिएगा R बराबर क्या होता था? R0 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी। कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए अल्फा नेगेटिव होता था। तो यहां पर अगर मैं प्लस की जगह माइनस लिखूंगा तो आप समझ सकते हैं, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? यानी कि उम्मीद करूंगा कि बच्चे आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा।
ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अब कई लोग इसमें गड़बड़ कर जाएंगे, ऑफ द डायोड कब, जब आईडी डायोड में करंट कितनी बह रही है फॉरवर्ड बायस में 15 मिली एंपियर, और डायोड का वोल्टेज कितना दे रखा है माइनस का 10 वोल्ट। जब हमारे सामने करंट इतनी होगी तब रेजिस्टेंस कितना होगा, जब डायोड वोल्टेज कितना होगा माइनस का 10 वोल्ट, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। वेरी इजी, आइए सुनिए जरा ध्यान से। फॉरवर्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बनवाई थी मेरे बच्चे, तो आप देख सकते हैं। तो यहां पर जो करंट का मान होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है भैया, बोलिएगा फटाफट से, आपका आंसर होगा रेजिस्टेंस देता है। अब मुझे यहां पर रेजिस्टेंस कैसे निकालना है जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, V बराबर क्या होता है भाई, IR, तो V बराबर अगर IR है तो R बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। इसी को हम डायनामिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो करंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है उसी को हम डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर मुझे डेल्टा V निकालना है, अब मैं क्या लिखूं सर, 15 मिली एंपियर की करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या है। अब आप कहेंगे कि सर हमें ये तो समझ में आ ही नहीं रहा है, तो मैं कितना लिखूं यहां पर जो सिलिकॉन के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, और मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे रखा है यहां पर 0.8, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो स्लोप निकल कर आएगा उसी को हम किस नाम से जानेंगे मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा उसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। भाई स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाय dx। अब यहां पर मैंने क्या कहा है, चेंज इन वोल्टेज कितना हुआ है, चलिए पहला निकालते हैं रेजिस्टेंस। चेंज इन वोल्टेज पहले कितना है भैया 0.8, यानी कि इस लाइन ये अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन होगी 0.8 और ये कितना है 0.7, यानी कि वोल्टेज में कितना डिफरेंस आ गया 0.1 का। बोलो बात क्लियर, यस और नो। अगर मैं आपसे बात करूंगा कि सर हमारे सामने जो करंट में चेंज आया है वो कितना आया है, करंट में चेंज कितना आया है 0.8 के करस्पॉन्डिंग करंट कितनी है, आप बोलेंगे सर 20 है। तो अगर मेरे सामने ये कितनी है भैया 20, तो यहां पर लिखिएगा भैया 20 माइनस का 0। बोलो बात क्लियर, यस और नो। 20 माइनस का, और ये कितना है भैया मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम करंट कितनी है 10, 0.7 के करस्पॉन्डिंग 10 मिली एंपियर, यानी कि कितना आ जाएगा 0.1 अपॉन 10 मिली एंपियर। मिली को लिखेंगे 10 टू की पावर -3 एंपियर। बोलो बात क्लियर, यस और नो। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा बच्चे, बोलिएगा फटाफट से, ये आ जाएगा आपके सामने 10 टू की पावर 3 को ऊपर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, पॉइंट हटाया एक जीरो कट गया, यानी कि रेजिस्टेंस कितना आया मेरे बच्चे 10 ओम आ गया। क्लियर है भैया, दिखाई दे रहा है। अगला, अगर आपसे कहा जाएगा R2 निकालना है, R2 कैसे निकालोगे, R2 निकाल दीजिए -10 के करस्पॉन्डिंग। R2 कैसे निकालेंगे, V अपॉन I लगा दीजिए। V कितना है मेरे बच्चे 10 है, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे बात करूंगा यहां पर वोल्टेज करंट का मान कितना दे रखा है 1 माइक्रो एंपियर। याद करिएगा 1 माइक्रो जो हमारे सामने रिवर्स बायस में जो करंट आती थी वो कितनी होती है भैया 10 × 10 टू की पावर, ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 6 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर R1 R2 का मान आ गया तो आप निकाल दीजिए, वैल्यू पुट करिए। सर R1 रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस के केस में कितना आया है 10, रिवर्स बायस के केस में रेजिस्टेंस कितना आया है 10 × 10 टू की पावर 6, 10 से 10 कट गया, यानी कि कितना आ जाएगा 10 टू की पावर -6 ऑर्डर का आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन सही होता है। क्लियर है भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की एक्सप्लेनेशन वर्किंग आपसे पूछेगा तो बिल्कुल भी भैया छोड़ के मत जाइएगा, बिल्कुल भी रट्टा मार जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आपसे क्या कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है। आउटपुट शोन इन फिगर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डायोड इन 1, मतलब करंट 1 में जो डायोड 1 वाला है वो करंट में कौन से करंट के लिए हेल्प कर रहा है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। जो आपने यहां पर वोल्टेज लगाया है वो कौन सा लगाया है भाई, आप बोलेंगे सर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया है। अगर आप बात करेंगे जो करस्पॉन्डिंगली, पहले क्या होगा, अगर ये D2 है और ये D1 है,
मान लेते हैं ये प्लस हुआ तो ये क्या होगा माइनस, तो D2 वाला करंट यहां फ्लो कराएगा, यानी कि A की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो D2 की वजह से होगी। D1 वाला नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, बोलिएगा फटाफट से, ये प्लस और ये माइनस। प्लस वाला जब P से कनेक्टेड होता है तभी क्या होती है मेरे बच्चे, करंट का फ्लो होता है। अरे बात क्लियर है यस और नो? यानी कि सिमिलर पैटर्न में प्लस माइनस कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जो D1 डायोड की करस्पॉन्डिंग जो आपको करंट देखने को मिलेगी वो B और D में देखने को मिलेगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होता है, चार्ली ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल PN जंक्शन मे बी कनेक्टेड इन सीरीज with a battery in 3 ways as shown in figure। बहुत बढ़िया सर। ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी PN जंक्शन इज इक्वल। PN जंक्शन के अक्रॉस ये कह रहा है पोटेंशियल कौन से सर्किट में हमारे सामने कैसा होगा, इक्वल होगा। अब आप मुझे ये बताइए इक्वल वोल्टेज कब होगा, जब हमारे सामने P वाला किससे कनेक्टेड हो, P पॉजिटिव से, N वाला किससे कनेक्टेड हो, नेगेटिव से। या आप बोलेंगे सर P वाला किससे कनेक्टेड हो मेरे सामने, नेगेटिव से, और N वाला किससे कनेक्टेड हो, पॉजिटिव से। यानी कि जब हमारे सामने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि या तो हमारे सामने एक होगा, ये कौन सा बायस होता है, रिवर्स बायस, और ये कौन सा बायस होता है भैया, फॉरवर्ड बायस। अगर दोनों सर्किट इक्वल कब होंगे, जब दोनों मेरे सामने PN जंक्शन या तो फॉरवर्ड में होने चाहिए या तो दोनों किस में होने चाहिए, रिवर्स में होने चाहिए। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, P वाला, अब ध्यान से सुनिएगा, P वाला किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। यहां से P वाला किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। सर ये तो मेरे सामने गलत हो गया, ये तो फॉरवर्ड बायस का केस हो गया और ये रिवर्स बायस का। मैंने आपको कहा था सर्किट इक्वल कब होगा, जब दोनों फॉरवर्ड में हो या तो दोनों रिवर्स में हो। अब आप यहां पर सुनिएगा, P कैसा है, प्लस का, N कैसा है, माइनस का, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस है और ये भी कैसा है, फॉरवर्ड बायस। यहां पर देखेंगे N कैसा है, माइनस, P कैसा है, प्लस, यानी कि ये रिवर्स बायस, तो ये भी कैसा हो गया भैया, रिवर्स बायस। यानी कि सर्किट 2 और 3 जो हैं उसमें जो आपके पोटेंशियल ड्रॉप होंगे वो PN जंक्शंस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग करेंगे, वीडियो पॉज करके अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं भाई। आगे वाली जो वीडियोस आने वाली हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आपको डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट है या कोई, वैसे तो डेरिवेशन तो मेरे हिसाब से इतने ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं होंगे, थोड़े बहुत डेरिवेशन आप याद कर ले जाइएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। अब जब तक आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कत ही रहेगी जिंदगी भर फिजिक्स में। अब आपसे क्या कह रहा है कि आउटपुट ऑफ द सर्किट, अब कहेंगे सही लोग कि सर लास्ट टाइम है, मोमेंट में क्या करें, जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपके लिए एकदम सफिशिएंट है भाई, क्लियर है। ओपन सर्किट आउटपुट ऑफ द सर्किट इज गिवन बिलो। अब होगा क्या, मेरे बच्चे जरा ध्यान से बात सुनेंगे कि सर जब तक आपको सर्किट दिया गया है तब तक आप ये मानकर चलेंगे कि सर ये मेरे सामने कैसा है भैया, प्लस का, यानी कि ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। ठीक है भाई। और ये क्या है मेरे बच्चे, रेजिस्टेंस है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे कि सर हमारे सामने करंट का तो फ्लो होगा और ये एक ही डायोड दे रखा है, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। ठीक है जी। यानी कि आप देखेंगे वुड बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर, वुड बी लाइक अ फुल वेव रेक्टिफायर, ये तो नहीं होगा। अगला फुल बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि ब्रेवो हो सकता है या तो चार्ली हो सकता है। अब ये क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो कराएगा या नेगेटिव हाफ साइकिल में। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा जब तक आपको जो डायोड दिया गया है उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कही गई है, ये सिलिकॉन वाला है, कैसा है, तो इस डायोड को मैं कैसा कंसीडर करके चलूंगा, आपका आंसर होगा आइडियल डायोड की तरह कंसीडर करूंगा। आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है मेरे बच्चे, हमारे सामने बोलिएगा फटाफट से, 0 होता है। यानी कि सर मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, यानी कि अगर रेजिस्टेंस 0 है तो इसके अक्रॉस जब ये प्लस की तरफ आएगा तो हमारे सामने इसके करस्पॉन्डिंग कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं।
किसके अक्रॉस डेवलप होगा मेरे बच्चे? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यानी कि मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि यानी कि जब आप करंट का फ्लो कराएंगे तो इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस जीरो है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना होगा? जीरो होगा। मतलब ये जो वायर होगा जस्ट लाइक किसकी तरह बिहेव करेगा? कनेक्टिंग वायर्स की तरह बिहेव करेगा। बात क्लियर है क्या? अब दूसरे हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरे हाफ साइकिल के लिए क्या होगा? ये ऊपर वाला माइनस का, नीचे वाला कैसा होगा भैया? प्लस का। अब P वाला निगेटिव से कनेक्ट है और N वाला किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। तो इस टाइम जो करंट फ्लो होती है हम उसको क्या बोलते हैं? बोलिए फटाफट से। उसी करंट को हम क्या बोलते हैं? आपका आंसर होगा, उस करंट को हम रिवर्स बायस करंट के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें जो हमारे सामने करंट का फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस मुझे बहुत ही कम अमाउंट में वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि इस केस में करंट का फ्लो नहीं होता है। अगर फ्लो होगा भी तो इसके करस्पॉन्डिंगली होगा क्या? यहां पर इसका रेजिस्टेंस अभी भी कम है, वोल्टेज भी कम आएगा। तो यानी कि ये जो आपका किसमें करंट हेल्प करेगा? यानी कि आप लिखेंगे वुड बी अ हाफ वेव रेक्टिफायर विद नेगेटिव साइकिल इन आउटपुट। मेरे को जो आउटपुट पर जो करंट देखने को मिलेगी वो स्लाइटली बहुत कम देखने को मिलेगी, पर रिवर फॉरवर्ड वाइस में करंट देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है भैया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चार्ली ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? सर एक आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है। अगर उसने पहले ही बोल दिया आइडियल तो आप समझ जाइए ये क्या है मेरे सामने? एक कनेक्टिंग वायर है और कुछ नहीं है भैया। बात क्लियर है? यस और नो? अब आपसे क्या कह रहा है? ये प्लस का है, ये माइनस का है। कौन सा बायस होगा? फॉरवर्ड होगा। ये तो बात समझ में आती है। तो यानी कि इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो सारा का सारा वोल्टेज कहां पर जाएगा? इस रेजिस्टेंस पर जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? अल्फा ऑप्शन सही होगा। इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज वी वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको कहा था बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि सर आपसे कहा गया था एक पीएन जंक्शन डायोड की बात करी गई है। पीएन जंक्शन डायोड में क्या कह रहा है कि पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पोटेंशियल बैरियर। अब देखो भैया, शादी भी हो रही है कई लोगों की, है ना? तो तुम्हें अगर शादी करनी है तो भैया ध्यान से सुन लीजिए, है ना? पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आपसे क्या कह रहा है? वी नॉट इज द पोटेंशियल बैरियर। होगा क्या? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे कि सर जो पीएन जंक्शन हम बनाते थे उसके करस्पॉन्डिंग एक डेप्लीशन लेयर आती थी। अब ये जो डेफिनेशन लेयर आती थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? अपोजिट डेवलप होती थी। जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे वो हमारे सामने बैरियर पोटेंशियल की क्या होती थी? अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करी जाती थी। तो फॉरवर्ड बायस के केस में ये डेप्लीशन लेयर क्या करती है? डिक्रीज करती है। यानी कि जो आपका बैरियर पोटेंशियल है वो जब आप एक्सटर्नल बैटरी आप कैसे लगाएंगे? P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस वाला। इस केस में डेप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो बैरियर पोटेंशियल होगा उसका भी मान क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। बात क्लियर है क्या? यानी कि ये तो सर मेरे सामने फॉरवर्ड बायस का केस है। क्लियर है भैया? अब हमारे सामने जब आप अपोजिटली लगाएंगे तो हमारे सामने क्या है? बोलिए फटाफट से। P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव से, तो ये डेप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है, जिसके करस्पॉन्डिंगली बैरियर पोटेंशियल भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि ये किसके करस्पॉन्डिंगली आएगा मेरे बच्चे? बैकवर्ड के, यानी कि रिवर्स बायस में। तो आप बोलेंगे 3 इज करस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस एंड 1 इज करस्पॉन्डिंग टू द रिवर्स बायस। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? आप सुनेंगे जरा ध्यान से कि सर हमारे सामने टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या हो जाता है? टेम्परेचर के बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा। सेमीकंडक्टर के बढ़ाने पर अभी हमने इसी वीडियो में बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो Vd का मान क्या होता है? डिक्रीज करता है। जरा ध्यान से सुनेंगे। I बराबर क्या होता है? NeAVd। अगर करंट मेरे सामने कांस्टेंट है मेरे बच्चे, कैसी है भैया? कांस्टेंट, यानी कि Vd कितना आ जाएगा आपके सामने? I अपॉन NeA के बराबर आएगा।
अगर मेरे सामने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो डेंसिटी का मान, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी उसका मान डिक्रीज कर जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, किसके केस में भैया? सेमीकंडक्टर के केस में। अगर मैं कंडक्टर के केस की बात करूंगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वीडी का मान दोनों क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा कि सर आपसे क्या कह रहा है? कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। बात तो क्लियर है भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, करंट का मान भी ज्यादा आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है भाई। रीजन की अगर मैं आपसे बात करूंगा कि सर कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज स्लाइटली हायर देन दी पी टाइप सेमीकंडक्टर। सर ये बात गलत है भाई। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते थे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने बनाया ही क्या क्यों था? मुझसे बोलिए। क्योंकि हमने इसके अंदर क्या करी थी? डोपिंग करी थी। डोपिंग मतलब इंप्योरिटी मिलाई थी, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई थी, जिसकी वजह से करंट का मान क्या हो गया था मेरे बच्चे? क्या हो गया था? बोलिए फटाफट से, क्या हो गया था? बढ़ गया था। उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है भैया? बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, जरा ध्यान से सुनेंगे। एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड ऑफ दी, ठीक है, NPN junction move to the N side just an instant after the diffusion of the charge carrier occur across the junction। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि सर जो हमारे सामने इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं P साइड की तरफ, ठीक है, वो आपके N साइड की तरफ मूव करते हैं। किससे पहले? जब इसी किसके लिए? इसी को हम क्या बोलते थे? होल्स और आपके क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करते थे? पी हायर कंसंट्रेशन की से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते थे, जिसकी वजह से ये जंक्शन, जिसे हम जंक्शन को क्रॉस करके जाते थे। जब तक हमारे सामने चार्ज का मोशन तब तक होगा जब तक हमारे सामने कैसा नहीं हो जाएगा? ये बैलेंस नहीं हो जाएगा। मतलब ये बात तो क्लियर है मेरे बच्चे। इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड मूव टू द एन साइड जस्ट एन इंस्टेंट आफ्टर द डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर। ठीक है, ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर reduce the concentration of the gradient across the junction। मतलब जो हमारे सामने यहां पर जो करंट का फ्लो होगा, कहां से कहां होगा? ये होल्स आपके और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो क्या होगा जी? और ये कहानी कब तक चलेगी? जब तक हमारे सामने बैलेंसिंग पोजीशन नहीं आ जाएगी। बोलो बात क्लियर, यस और नो? यानी कि इसका मतलब ये है कि सर ये कहानी तब तक चलती है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन क्या होने लगता है? हमारे सामने डिक्रीज, रेड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। बोलो बात क्लियर, यस और नो? यानी कि यहां पर असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर इज द सम ऑफ। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, मैंने आपसे क्या कहा कि सर आपने सभी ने एक बॉडी देखी होगी। ये हमारे सामने कोई बॉडी है भाई, ठीक है। इसके अंदर हमारे सामने क्या होते थे? एक होता था P और एक क्या होता था? N। अगर मैं एक नॉर्मली यहां पर ड्रॉ करता हूं, आपको पता है होल्स होते हैं और क्या होते हैं मेरे बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इसके करस्पॉन्डिंगली क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, क्या होगा? जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। होल्स कहां पर जाएगा? सर इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? इधर आएगा। करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। मतलब जो आपका होल्स है उसी के करस्पॉन्डिंग होल वाला भी करंट होगा और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो करंट फ्लो करेगा वो हमारे सामने क्या होगा? IE। यानी कि टोटल करंट जो है मेरे सामने, ये तो बात समझ में आती है, इट इज द समेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस का होल्स के द्वारा जो करंट निकल कर आती है उसका कॉम्बिनेशन होती है। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, इन सेमीकंडक्टर IH होल्स करंट अराइजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द होल्स टुवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल समझा ले जाऊंगा, जरा बस आपको थोड़ी सी देर का 2 मिनट का धैर्य रखना है। होता क्या है सर? ये PN जंक्शन होता है। सर बहुत अच्छी बात है।
सर ये है मेरे सामने P और ये मेरे सामने होल N है और ये होंगे हमारे सामने होल्स होते हैं और ये क्या होते हैं मेरे सामने इलेक्ट्रॉन। N में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा लाई करते हैं और होल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। यहां पर क्या होता है, जब तक डिफ्यूजन होता है ठीक है, P होल्स कहां से कहां जाता है, P से N की तरफ, हमारे सामने इलेक्ट्रॉन भी कहां से जाते हैं, P से N की तरफ। बात क्लियर है क्या? जब तक मैंने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई थी। होता क्या है, डिफ्यूजन होने के बाद यहां पर हमारे सामने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और यहां पर हमारे सामने नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं, जो फर्दर इलेक्ट्रॉन जो होल्स हैं उनके मूवमेंट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, यानी कि करंट का मान तो ऐसे कम होता जाएगा, नहीं सर, हम क्या करते हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगी। तो पीएन जंक्शन क्यों आया, आपको कहा गया था, यानी कि यहां पर जो मेरे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है कुछ इस तरीके से हुई है। जैसे ही आप इसके करस्पॉन्डिंगली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसके करस्पॉन्डिंगली एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, होल्स जो होंगे वो कहां पर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर धक्का मारेगा, ये किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, जो डेप्लीशन लेयर का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसकी तरफ मूव करते हैं। अरे बात समझ में आती है, यस और नो मेरे बच्चे? भैया होल्स कहां पर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द P से, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा और ये N वाला जो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है, N में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। बात क्लियर है, यस और नो? अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। सेमीकंडक्टर में होल्स की वजह से जो करंट अराइजेज होती है, ठीक है भैया, मोशन ऑफ द होल्स टुवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल। जब आपने क्या लगाई थी, एक्सटर्नल फील्ड लगाई थी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होता है, टुवर्ड्स नेगेटिव पोटेंशियल। ये लिख लीजिएगा मेरे बच्चे, नेगेटिव पोटेंशियल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भी ये भी स्टेटमेंट रीजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है भैया? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? आप बोलेंगे सर एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारे सामने इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, अब होगा क्या, होल्स आर गेटिंग रेड्यूस। सिंपल सी बात है भाई, हमारे सामने क्या होते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कहां से कहां जाती है, कंडक्शन बैंड में हमारे सामने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां से कहां, डोनर एनर्जी से लेकर इसकी तरफ जाते हैं, तो हमारे सामने क्या होता है भैया, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और होल्स क्या होते जाते हैं भैया, कम होते जाते हैं। बिल्कुल बात क्लियर है। रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स इज इंक्रीज्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स जो होते हैं, जो जब आप क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी से लेकर कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा तो उनके जो कॉम्बिनेशंस होंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइंड होंगे, थर्मली डिफ्यूजन जो होगा वो क्या होता जाएगा मेरे बढ़ता जाएगा। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं भैया, एकदम सही होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज ऑन डोपिंग। बात तो क्लियर है। दूसरा स्टेटमेंट, डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर। नहीं सर, डोपिंग कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं बढ़ाता है। याद करिएगा, डोपिंग करके हमने कौन कौन से एलिमेंट प्राप्त करे थे, आपका आंसर होगा, एक तो सर हमने पी टाइप प्राप्त करे थे, पी टाइप में क्या मिला था, होल्स ज्यादा मिले थे, और एन टाइप में क्या मिले थे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले थे। तो सर ये बात सत्य कब होती, जब ये पी एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता भाई। बात क्लियर है, यस और नो? यानी कि रीजन तो गलत है, असर्शन एग्जाम सही है। क्लियर है? आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने क्या कह रहा है, अप्लाइड वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस द डेप्लीशन रीजन and voltage drop across the p side and n side is negligible। क्लियर है बात तो सही कह रहा है भाई। यानी कि उसमें ये कह रहा है अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप, जो आप अप्लाइड वोल्टेज लगाएंगे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, उसमें से कुछ पार्ट इसका कहां पर चला जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट आई थी उसको क्या करने में भैया, कम करने में चला जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ द डेप्लीशन लेयर is large as compared to the resistance of
पी साइड और एन साइड, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है ज्यादा, इसी वजह से हमारे सामने होल्स यहां पर कहां से कहां नहीं मूव कर पाते हैं, पी साइड से एन साइड की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं, करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। यानी कि बात तो क्लियर है सर जो रेजिस्टेंस होता है डेप्लीशन लेयर का वो क्या कर जाता है मेरे बच्चे, इंक्रीज कर जाता है। अरे बात क्लियर है, यस और नो मेरे बच्चे। अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डेप्लीशन रीजन, वोल्टेज ड्रॉप जो कुछ पार्ट होता है वो इसमें वोल्टेज कम जाता है, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा ड्रॉप होता है। तो कौन दोनों ही स्टेटमेंट मेरे बच्चे यहां पर सही होते हैं। थक गए होंगे कई लोग तो कि सर एसर्शन रीजन करा रहे हैं मात्र। आइए भैया अब क्या कह रहा है 19 क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी सर बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे सामने करंट क्या होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ये क्या है पॉजिटिव, ये कैसा होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी कि ऊपर करंट जाएगी नहीं। करंट ऑलवेज प्रेफर द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को प्रेफर करती है। यानी कि मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, सर कुछ नहीं बोला गया है तो ऊपर भी करंट हमारे सामने नहीं जाएगी, करंट यहीं से लेकर यहां पर आएगी। क्लियर है भैया। अब ये जो डायोड होगा ये कैसा डायोड है, कुछ नहीं दिया गया है तो कैसा डायोड मानोगे, आइडियल डायोड। अगर आइडियल डायोड है तो इसमें जस्ट ऐसे करके एक वायर की तरह बिहेव करेगा और कुछ नहीं होगा। और इसमें निकालेंगे कैसे करंट, बोलिएगा फटाफट से। V बराबर क्या होगा, IR। तो V क्या है हमारे सामने, यहां पर वोल्टेज तो निकालना है भाई, है ना। ठीक है, इन ऑफ द फॉलोइंग डायोड कौन सा आइडियल करंट के लिए, I बराबर E अपॉन R, मतलब करंट का मान निकालना है मुझे, I का मान। देन I इज I पोटेंशियल कितना अप्लाई करा आपने, E। सर इसके करस्पॉन्डिंग हमारे सामने ये रेजिस्टेंस कितना है भैया, R, क्योंकि इसका तो रेजिस्टेंस 0 है। R प्लस 0 कितना हो गया, R, यानी कि करंट का मान कितना हो गया भैया, E अपॉन R के बराबर। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होता है बच्चे, अल्फा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है विल नॉट शो एनी करंट इन दी अमीटर, अमीटर के अंदर कौन सा करंट को शो नहीं करेगा। अब आप मुझे ये बताइए सर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि ये एन वाला पॉजिटिव, एन को नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, सर ये करंट फ्लो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब भाई अब ऐसी बात है, आप मुझे ये बताइए कि सर इसके अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट का फ्लो होगा, यस सर इसमें करंट का फ्लो होगा, इसमें करंट का फ्लो होगा, यहां पर क्या होगा करंट का फ्लो, ये वाला करंट का फ्लो नहीं कराएगा, करंट ऐसे जाएगी ऊपर से ऐसे कुछ इस तरीके से आ जाएगी, यहां पर करंट क्या हो जाएगी, दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन अमीटर, अमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कब नहीं आएगा, जब उसके अंदर करंट का मान 0 होगा। यानी कि यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होता है मेरे बच्चे, अल्फा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। क्लियर एवरीवन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 ये कह रहा है P और Q आपके दो रेजिस्टेंस हैं, बहुत अच्छी बात है, सेम रेजिस्टेंस है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की बात करता है कि सर व्हेन हीटेड, अगर मैंने हीटेड मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, P का तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। ओहो, P का रेजिस्टेंस मतलब मुझे समझ में आता है P क्या होगा, एक कंडक्टर होगा। Q का क्या कर जाता है, डिक्रीज, यानी कि Q क्या होगा, एक सेमीकंडक्टर होगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, P इज अ कंडक्टर एंड Q इज अ सेमीकंडक्टर। बोलो बात क्लियर, यस और नो, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ P इज इंक्रीजेस एंड Q डिक्रीज, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेल्टा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सर हमारे सामने ये जो आइडियल डायोड दिया हुआ है, मुझे नहीं पता है ये कौन सा डायोड दिया गया है। अब बात को जरा ध्यान से सुनेंगे यहां पर, अगर ये आइडियल डायोड बोलता तो ये एक वायर की तरह बिहेव करता, कुछ नहीं बोला है तो मैं वायर की तरह ही बिहेव करूंगा। माइनस वाला माइनस से जुड़ा हुआ है, यानी कि टोटल वोल्टेज को मैं कितना लिखूंगा, बोलो फटाफट से, टोटल वोल्टेज को मैं कितना लिखूंगा। आप बोलेंगे सर -1 वाला ज्यादा या -3 वाला ज्यादा, आपका आंसर होगा -1 वाला ज्यादा है, यानी कि करंट का फ्लो इस तरफ से होगा। क्लियर है। अब हमारे सामने टोटल वोल्टेज, अगर हमारे सामने सेम पोलैरिटी के वोल्टेज एक साथ जुड़े होते हैं तो हम उनको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि टोटल वोल्टेज -1 और -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि टोटल वोल्टेज कितना आया, V बराबर क्या होगा मेरे बच्चे, IR। सर V का मान तो 2 है, I इंटू R, R कितना है मेरे बच्चे, 100 ओम के बराबर। तो निकाल दीजिए भैया, I कितना हो जाएगा, 1/50 के बराबर।
मिली एम्पियर में चाहिए तो बहुत बढ़िया भैया, आप क्या करिए 1000 का ऊपर डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, 1000 का नीचे कर दीजिए। ये एक जीरो से एक जीरो, 50 दूनी 10 यानी कि 20, इतने 10 टू की पावर -3 को ऊपर पहुंचा दीजिए, इतने एम्पियर यानी कि 20 मिली एम्पियर। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होता है? यहां पर चार्ली ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ नहीं कहा गया तो कैसा डायोड लेंगे? सर हमारे सामने ये आपका एक आइडियल डायोड होगा, और आइडियल डायोड कुछ नहीं है, कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां पर कनेक्टिंग वायर्स हो गया। अब कुछ नहीं बन गया, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन गया है। कैसे करेंगे सर? आप सबसे पहले आपको करंट निकालना है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले मैं यहां पर निकालता हूं कि सर टोटल करंट कितनी जाएगी। टोटल करंट कैसे निकालेंगे? सर ये 10 है और ये 10 है, कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1/10 प्लस 1/10 कितना आ गया? 5 किलो ओम के बराबर। और ये 10 के साथ कैसा हो जाएगा भैया? सीरीज में, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरे बच्चे? 15 किलो ओम के बराबर आया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? अब मैंने आपसे क्या कहा कि सर मेरे सामने V बराबर क्या होता है? IR। वोल्टेज कितना दे रखा है? 30। करंट का मान निकालना है, टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस 15 किलो ओम, यही तो दे रखा है भाई। तो ये कितना आ जाएगा? 15 गुणा 10 की घात 3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? I का मान आएगा मेरे भैया, I बराबर आएगा, बोलिए मुझसे बोलिएगा, 2 × 10 टू की पावर -3 एम्पियर। क्लियर है? पर मुझे तो टोटल करंट नहीं निकालनी थी। मुझे क्या निकालनी थी सर? इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना था। क्या आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं? यस सर। V बराबर क्या लगाओगे? IR। सर I का मान अगर आपको मिल जाए, R तो पता ही है आपको कितना है, 10 गुणा 10 की घात 3 ओम के बराबर है। क्लियर है भैया? अब आप I कैसे निकालोगे? टोटल करंट कितनी आई थी आपके सामने? टोटल करंट कितनी आई थी बच्चे? आप बोलेंगे सर कितनी आई थी? 2 गुणा 10 की घात कितनी आई थी? -3 आई थी। ठीक है, -3 एम्पियर के बराबर। ठीक है भाई, तो आपके सामने कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? बोलिएगा। अगर ये 2 गई है, इसमें टोटल करंट 2 गई है, तो यहां के अंदर कितनी जाएगी? यहां भी 1 जाएगी, यहां भी 1 जाएगी, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस कैसे हैं? इक्वल है, यानी कि करंट जितनी आधी इसमें जाएगी आधी इसमें जाएगी, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग करंट कितनी आएगी? 1 × 10 टू की पावर -3। इसके करस्पॉन्डिंग भी करंट कितनी आएगी? 1 × 10 टू की पावर -3। लिख दीजिए भैया, -3 से -3 उड़ा दीजिएगा, आंसर कितना आ गया भैया? 10 वोल्ट। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? अल्फा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या कहा गया? सर यहां पर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे वो सारे हमने आइडियल डायोड के करे, पर अगर उसने मेंशन कर दिया कि सर ये सिलिकॉन डायोड है, तो आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन डायोड के लिए जो हमारे सामने थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 0.7 वोल्ट के बराबर होता है। यानी कि अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम रखा तो कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए, क्या यहां पर अप्लाइड वोल्टेज 3 है? यस सर। ये 0.7 से ज्यादा है? यस सर। यानी कि यहां पर करंट का फ्लो होगा? यस सर। यानी कि यहां पर जो करंट का फ्लो होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्लस वाला प्लस से ही कनेक्टेड है, यानी कि टोटल वोल्टेज कितना लिखेंगे? 3 माइनस का 0.7 दैट इज इक्वल टू 22 पॉइंट कितना आ जाएगा भैया? 3 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है? मुझे तो सर क्या चाहिए था? करंट का मान चाहिए, करंट का मान अमीटर के अंदर। V बराबर लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे। V बराबर क्या लगाओगे? IR। सर टोटल वोल्टेज कितना था? 2.3। करंट का मान निकालना है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 200। क्लियर है? I का मान कितना आ जाएगा? 2.3 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 200। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई? पॉइंट हटाया एक 0, यानी कि 10 टू की पावर -3 इंटू 11.5। भाई 23 का आधा कर दूंगा ना भाई, तो कितना आ जाएगा? 10 टू की पावर -3 एम्पियर या 11.5 मिली एम्पियर के बराबर। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होता है मेरे बच्चे? चार्ली ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। बस लास्ट में आपने करने क्या है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप एक बार देख जाइए, आप अगर मान लो आपने एक बार देख लिया तो मैं आपसे कहूंगा इसको दोबारा भी देखिए। आपके
ताकि आपको थोड़ी सी चीजें और समझ में आ सकें। क्लियर है भैया? चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको जो लास्ट में चीजें और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, मैं आपके लिए यहां पर बिल्कुल तैयार खड़ा हूं। आप मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए, मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।